यस। तो स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन टर्म है ना, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो कंसंट्रेशन टर्म एक्चुअली आपका ये रिवीजन होगा, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट टाइम ही कंसंट्रेशन टर्म अगर देख रहे हैं, तो बच्चों मैंने मोल कॉन्सेप्ट में है ना ये सारे के सारे टर्म अपने डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे आपका ना एक रिवीजन होगा अच्छा सा, न्यूमेरिकली भी अपन डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म है? एक तो आपका फर्स्ट वन इज मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलैलिटी। मोलैलिटी को कैपिटल एम से करेंगे रिप्रेजेंट, नॉर्मलिटी को कैपिटल एन से करेंगे रिप्रेजेंट, मोलैलिटी को बच्चों स्मॉल एम से करते हैं रिप्रेजेंट, फॉर्मलिटी को कैपिटल एफ से, एंड स्ट्रेंथ को बच्चों अपन कैपिटल एस से करेंगे, और मोल फ्रैक्शन को अपन करते हैं कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट, ठीक है। एंड परसेंटेज के बारे में बात करते हैं, तो एक बीट बाई बीट परसेंटेज, नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज एंड बीट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। और एक आपको और इसमें एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, है ना, जो आपका आएगा वॉल्यूम डिवाइड बाई बीट परसेंटेज। बट इन सब में से स्टार्टिंग के जो तीनों है ये काफी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट बच्चों आता है पार्ट्स पर बिलियन, या फिर हम बोल सकते हैं कि टर्म और आएगा आपका पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल आपकी 9 कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम लोग देखेंगे। तो जिन लोगों का अगर मोल कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे एक रिवीजन भी आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ 30 मिनट टाइम देना है, आपका रिवीजन होगा। तो कुछ इतने कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम लोगों को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चंस भी देखेंगे हम लोग कुछ अच्छे। इस बच्चों फर्स्ट अपन बात करते हैं कि व्हाट इज मोलरिटी। तो मोलरिटी के बारे में आपको बेसिक आइडिया है कि मोलरिटी बच्चों क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। तो भी आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो बच्चों 1 लीटर सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उसको अपन बोलेंगे मोलरिटी। तो फॉर्मूला हमारा बन जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये आपका फॉर्मूला, जहां से अपन एन डिवाइड बाई बी लिख सकते हैं। तो व्हाट इज यूनिट? यूनिट बच्चों हो जाएगी, ऊपर आपका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, मतलब मोल ऊपर हो जाएगा, और नीचे आपको दिख रहा है वॉल्यूम, इट मींस लीटर इनवर्स। तो मोल लीटर इनवर्स जिसको अपन बोल सकते हैं मोलरिटी। इसी तरीके से बच्चों आता है आपका नॉर्मलिटी। तो व्हाट इज नॉर्मलिटी? नॉर्मलिटी को अपन कैपिटल एन से करेंगे रिप्रेजेंट। तो ये क्या है? इट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो मैंने बहुत बार आपको बताया है, जिस तरीके से बच्चों मोलरिटी के अंदर नंबर ऑफ मोल्स होता है, मोलरिटी के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, उसी तरीके से नॉर्मलिटी के अंदर क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट, जिसको अपन बोलते हैं शॉर्ट में जीएमई। ये अपने टर्म डिस्कस किया है। तो मोलरिटी के अंदर मोल्स होता है, उसी तरीके से नॉर्मलिटी में क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। लगभग सिमिलर डेफिनेशन है ना मोलरिटी की और नॉर्मलिटी की। बट वहां पे आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएगा, तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आएगा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? तो फॉर्मूला यहाँ से आपका बन जाएगा, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये बेसिक सा आपका बनेगा फॉर्मूला। जहाँ पे हम यूनिट की बात करेंगे, तो ऊपर बच्चों क्या आ रहा है आपका, ग्राम इक्विवेलेंट। तो अपन इक्विवेलेंट टर्म ऊपर लिखेंगे, और नीचे वॉल्यूम है तो लीटर इनवर्स, इसको अपन बोल सकते हैं नॉर्मलिटी, ठीक है। बाकी आपको ये पता है कि हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट कैसे बच्चों फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बच्चों बोलता है, या क्वेश्चन बोलेगा सिर्फ ग्राम इक्विवेलेंट बताओ क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या सिर्फ ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे नंबर ऑफ मोल्स या बच्चों मोल्स, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो क्या अपन फॉर्मूला लगाते हैं, ऊपर वेट या ग्राम डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई बैलेंस फैक्टर। एन फैक्टर मतलब बैलेंस फैक्टर। एसिड का होगा तो कितने H प्लस आयन रिलीज करेगा, अगर बेस होगा तो कितने OH माइनस आयन रिलीज करेगा। और इसी तरीके से बात करेंगे, अगर बच्चों यहाँ पे सॉल्ट होता है तो उसके पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कितना होगा, ठीक है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया है, मैं उसी की एक रिवीजन ले रहा हूँ। तो यहाँ से बच्चों एक रिलेशन की जो हम बात करते हैं कि सर नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी इनटू बैलेंस फैक्टर, है ना। ये हमने हमेशा पढ़ा है। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, कैसे ड्राइव होता है? तो आपको पता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, क्लियर है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट, ठीक।
अब इसके बाद हमें क्या करना होता है कि जो हमारा नॉर्मलिटी का बनता है फॉर्मूला, ठीक है, उसमें अपन स्मॉल n इंटू एन फैक्टर डिवाइड बाई वॉल्यूम इन सॉल्यूशन। तो मैं एक आपको टर्म बोलता हूँ, आप इसे डायरेक्टली ध्यान रखो, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं आया, कि जब भी कभी क्वेश्चन आता है कि नॉर्मलिटी मोलरिटी का रिलेशन, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू बैलेंस फैक्टर। ठीक है, ड्राइव कैसे हुआ है वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपका नॉर्मलिटी का ये डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला, अगर क्वेश्चन में मोलरिटी गिवन है तो नॉर्मलिटी कैसे निकालते हैं यहाँ से। बाकी नॉर्मलिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट किसका होगा, तो ये होगा आपके सॉल्यूट का, और जो वॉल्यूम इन लीटर है ये बच्चों किसका होगा, आपका सॉल्यूशन का टर्म होगा। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही आसान सा है, बस आप समझते चलो और कुछ दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि एक नोट लेते हैं, फर्स्ट कैलकुलेट मोलरिटी देन कैलकुलेट नॉर्मलिटी। जब भी कभी क्वेश्चन आता है नॉर्मलिटी का, तो उस केस में आपको सबसे पहले मोलरिटी फाइंड आउट करना है, और मोलरिटी के बाद नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी कैसे निकालेंगे अपन, तो वही नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू बैलेंस फैक्टर। न्यूमेरिकल करेंगे तो अभी समझ में आपको आएगा। नेक्स्ट इज मोलरिटी। व्हाट इज मोलरिटी, मोलरिटी को अपन करेंगे बच्चों स्मॉल m से रिप्रेजेंट। ठीक है, स्मॉल m से। व्हाट इज द एक्सप्रेशन, तो इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलरिटी में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे आता है kg ऑफ सॉल्वेंट। तो फॉर्मूले में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। वो भी क्या बच्चों, सॉल्वेंट किस माना चाहिए, 1 kg के। यह जाता है मोलरिटी का ये बेसिक सा फॉर्मूला। तो क्लियर, मोलरिटी क्लियर एंड नॉर्मलिटी भी क्लियर। यस, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि बच्चों ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म के अंदर जो आपका मोलरिटी है और जो फॉर्मलिटी है या जो नॉर्मलिटी है या बच्चों मोलरिटी है, तो मोलरिटी क्या होती है, टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होती है ना। तो याद रखने का तरीका क्या है, मैं आपको समझाता हूँ बच्चों। जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमने अभी लिखे थे, देखे थे स्टार्टिंग में, तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उनके साथ अगर बच्चों वॉल्यूम अगर आपको दिख जाता है, तो वॉल्यूम जहां जहां पे जिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म में आता है, तो वो बच्चों टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, बिकॉज टेम्परेचर अगर अपन सप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली बच्चों वॉल्यूम विल इंक्रीज। अब जिस जिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आता ही नहीं है, तो उस केस में टेम्परेचर पे कोई टेम्परेचर की वजह से कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। जैसे भी मोलरिटी हमने देखा था, मोलरिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे बच्चों आता है वेट। तो देखो यहाँ पे आपका वॉल्यूम आता ही नहीं है, तो ऐसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म जहाँ पे वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। बहुत ही इजी ट्रिक है याद रखने के लिए। ठीक है, तो ऐसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म जहाँ पे वॉल्यूम डिफाइन किया जाएगा, डेफिनेटली उसे अपन क्या बोलेंगे कि बच्चा वो टेम्परेचर के डिपेंडेंट करेगा। ठीक है, टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म भी चेंज होगा, और जहाँ पे वॉल्यूम नहीं आएगा वो टर्म कॉन्सेंट वो आपके टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। ओके, ठीक। हाँ, एक बार देख लो आप। यस, या देखो, यस देख सकते हो ना, ये आपका मोलरिटी है। तो मोलरिटी में देखो ये फॉर्मूला था आपका, है ना। तो मोलरिटी में देखो कहीं वॉल्यूम आ रहा है क्या, नहीं, इसलिए मोलरिटी क्या होती है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट। तो ये लॉजिक ध्यान रखना कि अगर वॉल्यूम आता है जिस भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में, तो वो आपका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। अदरवाइज ऐसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म जहां पे आपका वॉल्यूम नहीं आएगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। यस, नेक्स्ट अपन बात करते हैं फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी को बच्चों अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ। जो फॉर्मेलिटी है ये बच्चों प्रॉपर किन कंपाउंड्स के लिए डिफाइन है, आयोनिक कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, जिन बच्चों को मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पढ़ाया है क्लास में आपको ऑफलाइन में कि फॉर्मेलिटी को अपन कौन से कंपाउंड्स के लिए डिफाइन करते हैं, तो फॉर्मेलिटी बच्चों प्रॉपरली आयोनिक कंपाउंड्स के लिए डिफाइन होती है। बिकॉज कोवलेंट कंपाउंड के लिए बाकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म प्रॉपर डिफाइन होते हैं, जितने भी कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। आयोनिक कंपाउंड्स के लिए अपन क्या डिफाइन करेंगे, फॉर्मेलिटी। ठीक है, हाँ। तो इसको अपन मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे, यस, इट इज द नंबर ऑफ फॉर्मूला मास, ठीक है, इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो आपका यहाँ से बनता है फॉर्मेलिटी इक्वल टू, ठीक है, ऊपर आपका क्या होगा, यहाँ से जो हम बात कर रहे हैं फॉर्मूले के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, बेसिक तो वही रहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को अपन एक्सपांड करते हैं इस तरीके से। मैं बात कर रहा हूँ
कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स कैसे निकालेंगे, तो बच्चों ग्राम या मास ऊपर होना चाहिए, डिवाइड बाई, देखो बेसिक फॉर्मूले में क्या आता है कि सर नीचे मोलर मास आना चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे तो वेट डिवाइड मोलर मास होता है। बट इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेलिटी, जब फॉर्मेलिटी बच्चों निकालेंगे तो उस केस में जो यहाँ पे अभी आपका मोलर मास आ रहा था तो उसको अपन चेंज करेंगे, ये बन जाता है वेट डिवाइड बाई फॉर्मूला मास, बिकॉज फॉर्मूला मास जो वर्ड है इट इज डिफाइंड फॉर आयोनिक कंपाउंड, और जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उसके लिए अपन क्या डिफाइन करते हैं, मोलर मास। समझ में आ रहा है बिल्कुल। तो ये जो टर्म लिखा है ये आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और वो सॉल्यूट बच्चों कैसा है, आयोनिक इन नेचर है, आयोनिक कंपाउंड है। बाकी आपका डिवाइड भी क्या है, वॉल्यूम इन लीटर, वो आपको नीचे लिखा गया है। तो जैसे मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा आपको समझ में आएगा। जैसे बच्चों एक क्वेश्चन है कि 20 ग्राम NaOH इन 2 लीटर, ठीक है, तो 20 ग्राम NaOH अगर 2 लीटर में प्रेजेंट है तो आपको बताना है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा और फॉर्मूला वेट क्या होगा। तो आपको पता है कि NaOH जो बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है, ठीक है, इसके पास कोई भी एक्स्ट्रा आपकी H बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलती है। क्यों, सोडियम के साथ क्या होगा, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, तो NaOH पे कोई भी एक्स्ट्रा आपको इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलती है। और ये जो आपका फॉर्मेलिटी है ये उन कंपाउंड्स के लिए प्रॉपर बच्चों एक्सप्लेन होता है जहाँ पे H बॉन्डिंग देखने को मिलती है। जैसे आपका ये एसिटिक एसिड है, ठीक है, ये एनसीएलटी एग्जांपल ही है, जैसे एसिटिक एसिड आ गया, जैसे बेंजोइक एसिड आ गया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में H बॉन्डिंग आएगी नहीं, जब नहीं आएगी तो उस केस में उसका फॉर्मूला वेट भी वही होगा जो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। तो सोडियम का कितना एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का आपका 16 और 1 आपके हाइड्रोजन का, सबको ऐड करेंगे 40 निकल के आएगा। तो NaOH का जो 20 ग्राम है इन 2 लीटर, तो इसकी मोलरिटी क्या होगी, तो मोलरिटी का फॉर्मूला वही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कितना है 2 लीटर सॉल्यूशन, तो कितना होगा 20 डिवाइड बाई 40, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ चुके हैं, नीचे आपका 2, तो 1/4, और फॉर्मेलिटी भी आपकी 1/4 ही आएगी। क्योंकि ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, वो इसलिए इसलिए हो रहा है बिकॉज NaOH में H बॉन्डिंग नहीं आती है। तो ये बड़ा क्लियर सा कॉन्सेप्ट है कि आपको एसिटिक एसिड के ऊपर ही अगर क्वेश्चन आएगा, आपके बेंजोइक एसिड में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड की बात करें तो कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आपका ये बेंजीन है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, देन आपका OH, है ना। इसी तरीके से एक मॉलिक्यूल और आपको मिलेगा, यहाँ पे बेंजीन का यही बेंजोइक एसिड ही मिलेगा, यहाँ से होगा आपका C, और इसके साथ बच्चों यहाँ पे OH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पे एक H बॉन्डिंग आएगा इसके बीच में, और एक H बॉन्डिंग यहाँ पे आएगा, इस तरीके से, है ना। तो ये H बॉन्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है आप ध्यान से समझना कि जब बच्चों यहाँ पे एसिटिक एसिड की बात करी जा रही है तो इसमें से एक यूनिट देखो एसिटिक एसिड ये है CH3 C डबल बॉन्ड O देन OH, और एक एसिटिक एसिड की बात करोगे तो वो आपको प्रॉपर यहाँ से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे एक्चुअली में डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कार्बन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आएगा, माइनस। भाई जो पाइलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्चुअली किधर मूव कर रहे होंगे, जो मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, ऑक्सीजन की साइड में तो हम माइनस, कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, प्लस, है ना। बाकी इसकी बच्चों बात करेंगे तो इधर माइनस यहाँ पे प्लस, तो इस माइनस और ये जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर चार्ज भी प्लस आएगा बिकॉज सामने क्या है ऑक्सीजन, उस पर नेगेटिव आएगा बिकॉज डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो प्लस और माइनस के बीच में बच्चों यहाँ पे क्या दिखाई देगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड की अपन बात करते हैं तो बॉन्ड बच्चों किन किन मॉलिक्यूल्स के साथ दिखाई देता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों वहां पे देखने को मिलेगा ऐसे मॉलिक्यूल्स जहां बच्चों फ्लोरीन आता हो, ऑक्सीजन आता हो और नाइट्रोजन, ये 3 एलिमेंट आप प्लीज ध्यान रखना, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। अगर इन 3 एलिमेंट के इनके आसपास कभी भी बच्चों आता है हाइड्रोजन, इन तीनों एलिमेंट्स के आसपास कभी भी आता है हाइड्रोजन, तो डेफिनेटली आप बोल देना कि सर क्या प्रेजेंट होगा वहां पे, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा। समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ वॉन्डरवॉल फोर्स, ठीक है, ये वॉन्डरवॉल फोर्स का टाइप होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड पूरी केमिस्ट्री के अंदर कहाँ पे देखने को मिलेगा, व्हेन हाइड्रोजन अटैच्ड विद फ्लोरीन, व्हेन हाइड्रोजन अटैच्ड विद ऑक्सीजन, व्हेन हाइड्रोजन अटैच्ड विद नाइट्रोजन। तो कौन सा बॉन्ड आपको बोलना है, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलना है। तो ये बड़ा क्लियर सा कॉन्सेप्ट है। तो अब ध्यान देते हैं, NaOH में कोई H बॉन्डिंग नहीं थी इसलिए उसका आपका मोलरिटी भी वही था, फॉर्मेलिटी भी वही था, ठीक है।
लेकिन जब मैं इस एसिटिक एसिड की बात करूंगा तो इस केस में बच्चों देखो डाइमर मिल रहा है। देखो एक यूनिट आपको ये दिखाई दे रही है और दूसरी यूनिट बच्चों इस तरीके से नेचर में ऐसे एग्जिस्ट करता है आपका, ठीक है, डाइमर फेज में। ये आपका डाइमर हो गया, डाई का मतलब टू, मर का मतलब यूनिट, डाइमर फेज में आपका एग्जिस्ट करेगा। तो डाइमर फेज में एग्जिस्ट करेगा तो इसका फॉर्मूला वेट कितना होगा, तो जो मॉलिक्यूलर वेट होगा ना उसका ट्वाइस करना पड़ेगा। तो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट बच्चों जो आता है इट इज 60। तो इसका फॉर्मूला वेट कितना होगा, तो 2 यूनिट्स हैं तो 60 इंटू 2 करके तो आंसर आपका होगा 120। तो देखो एसिटिक एसिड में एक्स्ट्रा एच बॉन्डिंग थी, इसकी वजह से इसका फॉर्मूला वेट कितना लिया गया डाइमर का, वो भी 120। और मैं बोलूंगा कि इस एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, तो वो आपको 60 ही लेना पड़ेगा। अब ध्यान देना, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे लिया है कि सर 6 ग्राम एसिटिक एसिड इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तो इसकी मोलरिटी क्या है, फॉर्मेलिटी क्या है। जब मोलरिटी निकालेंगे तो उस समय मोलरिटी निकालते समय ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम इन लीटर। तो मोल्स कैसे निकालेंगे, 6 ग्राम डिवाइड बाई, तो नीचे इसका मोलिकुलर वेट कितना लेना है आपको 60, तो 6/60 डिवाइड बाई 1 लीटर, तो यहाँ से आंसर 0.1 आएगा। बट यहीं पे वो पूछता है कि आपसे फॉर्मेलिटी बताओ, है ना, दिस इज एक्चुअली फॉर्मेलिटी, ये फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी के बारे में बात करेगा तो क्या करेंगे, तो फॉर्मेलिटी के अंदर आपको ध्यान रखना है कि सर यहाँ फॉर्मूला बेट आता है, और फॉर्मूला बेट बच्चों अफेक्ट होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका फॉर्मूला वेट कितना हो गया था 120। तो 6 डिवाइड बाई, यहाँ 60 नहीं आएगा, 6 डिवाइड बाई 120 लिखा जाएगा इंटू 1 लीटर। तो इसका आंसर आएगा आपका 0.05। ये बात समझ में आ गई आपको, बिल्कुल क्लियर। बहुत इतना ज्यादा डेप्थ में इसके बारे में बहुत क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट आपको ध्यान जरूर रखना है कौन कौन से केस, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स। तो एक तो मॉलिक्यूल सामने आपके है एसिटिक एसिड, ठीक है, फर्स्ट मॉलिक्यूल, यस एसिटिक एसिड, एक तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड आपको ध्यान रखना है बेंजोइक एसिड। और धीरे धीरे आप जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते जाओगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो उस केस में एच बॉन्डिंग कहाँ कहाँ पे देखने को मिलती है तो वो आपको समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ ध्यान किसको रखना है बच्चों, एसिडिक एसिड को और बेंजोइक एसिड को। तो ये क्वेश्चन अपन और लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे देखो ये क्वेश्चन लिया हम लोगों ने, इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि 44.8 ग्राम बेंजोइक एसिड इज प्रेजेंट इन 2 लीटर सॉल्यूशन, देन फाइंड मोलरिटी एंड फॉर्मेलिटी। तो देखो बेंजोइक एसिड बच्चों मैंने जस्ट अभी बताया था, बेंजोइक एसिड इज एग्जिस्ट इन डाइमर फेज, ठीक है, ये डाइमर फेज में आपकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है, ठीक है। तो डाइमर फेज में होगा तो इसका फॉर्मूला वेट कितना हो जाएगा, वो ट्वाइस हो जाएगा, ये बात क्लियर है। बाकी अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट बच्चों निकालूंगा तो वो कितना आएगा, यस, तो 6 कार्बन है, ठीक है। तो 6+1 इसको मैं ठीक से लिखूं इस बेंजोइक एसिड को, तो 7 कार्बन हो जाएंगे, C7, H कितना हो जाएगा 6, और आपका O2, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। इसलिए 7 × 12 फॉर कार्बन, 2 इंटू यहाँ पे ये 16 ये ऑक्सीजन के लिए, बाकी बच्चों 6 × 1 फॉर हाइड्रोजन। सबको अपन ऐड करेंगे तो यहाँ से आंसर आपका आएगा 122। तो दिस इज एक्चुअली द मॉलिकुलर वेट, ठीक है, ये आपका मॉलिकुलर वेट यहाँ से डिफाइन हो रहा है। बात क्लियर हो रही है, यस। अब इस केस में ये समझो कि बेंजोइक एसिड बच्चों डाइमर फेज में एग्जिस्ट करता है। तो डाइमर फेज में एग्जिस्ट करने की वजह से जब इसकी मोलरिटी अपन फाइंड आउट करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो कैसे 44.8 आपको ग्राम है, तो ग्राम से मोल्स निकालेंगे, तो डिवाइड भी कितना हो जाएगा 122। टोटल आपका वॉल्यूम कितना यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में 2 लीटर, तो डिवाइड बाई 2। इसे अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आंसर आपको मिल जाएगा 0.1 ग्राम, ठीक है। लेकिन जो फॉर्मेलिटी निकाली गई इसमें थोड़ा सा यहाँ पे एरर है, यहाँ पे 100 जो 22 दिख रहा है इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, देन इसको अपन सॉल्व करेंगे, बिकॉज इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो आपका 122 है, और जो आपका बेंजोइक एसिड है इट इज स्टेबल इन डाइमर फेज, जिसकी वजह से इसका जो फॉर्मूला वेट आएगा, बिकॉज फॉर्मेलिटी में देखो फॉर्मेलिटी के लिए अपन यूज करते हैं फॉर्मूला वेट, और मोलरिटी के लिए अपन क्या यूज करते हैं मॉलिक्यूलर वेट, बस ये डिफरेंस है ना। तो फिर यहाँ पे अपन उस ढंग से कैलकुलेशन कर लेंगे। यस, नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्ट्रेंथ। व्हाट अबाउट स्ट्रेंथ, जैसे क्वेश्चन आता है बहुत बार कि गिवन सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कितनी होगी, तो गिवन सॉल्यूशन की जो स्ट्रेंथ होगी उसे अपन डिफाइन करेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो कोई भी आपका सॉल्यूट है उसका जो वेट 1 लीटर में कितना होगा वही उसकी वॉल्यूम, वही उसकी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ होगी। जैसे
तो स्ट्रेंथ का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, स्ट्रेंथ कभी भी आता है आप इसी ढंग से सॉल्व करो, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू बीट ऑफ सॉल्यूट ऊपर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से यूनिट बन जाएगा, ऊपर बीट है तो ग्राम डिवाइड बाई लीटर। तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या आता है, आप ध्यान रखना, स्ट्रेंथ में क्या करेंगे अपन, ऊपर बीट ऑफ सॉल्यूट होगा, नीचे आपका वॉल्यूम इन सॉल्यूशन होगा। बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले है, इसमें ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अब बात करते हैं अपन मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को भी हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है बच्चों। मोल फ्रैक्शन को अपन एक्स से करते हैं रिप्रेजेंट। जैसे हमारे पास तीन डिफरेंट कंपाउंड है, एक कंपाउंड ए है, एक कंपाउंड बी है, एक कंपाउंड सी है। ए कंपाउंड के बच्चों नंबर ऑफ मोल्स Na, बी कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल्स Nb, सी कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल्स Nc। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स बच्चों बीकर में कितने हो जाएंगे, तो Na प्लस Nb प्लस Nc, इससे अपन बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स Nt। तो मैं कह रहा हूँ कि मोल फ्रैक्शन ना ए का निकाला जाए, कि जो ए आपका जो पार्ट है उस ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। मोल फ्रैक्शन मतलब रेशियो, मोल्स का रेशियो है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा। तो इसका बेसिक मतलब होगा कि आप ए के मोल्स ऊपर लिखो डिवाइड बाई टोटल मोल्स नीचे। अगर आपको यहीं पे निकालना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा, तो उस केस में आपको क्या करना है कि जो बी है उसके मोल्स ऊपर डिवाइड बाई टोटल मोल्स। इसी तरीके से अगर आपको सी जो कंपोनेंट है उसके मोल्स निकालने हैं, तो उस केस में आपके जो मोल्स सी कंपोनेंट के हैं उसको ऊपर डिवाइड बाई टोटल मोल्स नीचे। अगर आप इन तीनों को ऐड करते हो बच्चों, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, तो उसका आंसर कितना आता है 1। ठीक है, बस इसको आपको ध्यान रखना है। तो वही है एक्स सॉल्यूट, जैसे हमारा कोई सॉल्यूशन है तो उसमें दो कंपोनेंट आते हैं, एक तो सॉल्यूट एक आपका सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे अपन, भाई सॉल्यूट के मोल्स अपन ऊपर डिवाइड बाई टोटल मोल्स नीचे, मतलब टोटल मोल्स का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अगर मुझे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्वेंट के मोल्स अपन ऊपर लिखेंगे डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और जब मैं दोनों के मोल फ्रैक्शन को बच्चों ऐड करूंगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो ये हमेशा 1 निकल के आता है। ठीक है ना, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं परसेंटेज को लेके। ठीक है, जैसे बच्चों यहाँ पे लिखा भी क्वेश्चन लिखा कि बीट बाई बीट परसेंटेज का मतलब क्या है। तो बीट बाई बीट परसेंटेज का मतलब है ऊपर भी बीट आना चाहिए नीचे भी बीट आना चाहिए। ऊपर बीट किसका होगा, सॉल्यूट का बीट होगा, नीचे बीट किसका होगा, सॉल्यूशन का बीट होगा, बट मल्टीप्लाइड बाई 100 बिकॉज इट इज परसेंटेज। जैसे मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे 20% बीट बाई बीट यूरिया है, ऐसे क्वेश्चन में कहीं दे रखा है। तो इसका सही मतलब क्या है, इसका सही मतलब ये है कि 20 ग्राम वेट ऊपर है, 20 ग्राम जो यूरिया है एज ए सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन देखो 20% बीट बाई बीट से क्या आपको पता चला कि यूरिया कितनी है 20 ग्राम और सॉल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब, तो ऊपर भी वॉल्यूम होना चाहिए और नीचे भी वॉल्यूम होना चाहिए, बिकॉज ऊपर भी बी यहाँ पे दिखाई दे रहा है और नीचे भी बी दिखाई दे रहा है। तो ऊपर वॉल्यूम किसका होगा, सॉल्यूट का, नीचे वॉल्यूम किसका होगा, सॉल्यूशन का, बाकी मल्टीप्लाइड बाई 100। जैसे कभी यहाँ पे एक स्टेटमेंट आ गया कि 20% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम NaOH, आप कैसे समझोगे इसे। तो 20 जो है 20 वॉल्यूम मतलब 20 ml NaOH, NaOH बच्चों यहाँ पे सॉल्यूट होगा, 20 ml NaOH प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 20% वेट बाय वॉल्यूम से आपको पता चला कि यहाँ से 20 ml क्या है, NaOH प्रेजेंट किस में है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के साथ। तो दो बातें आपको पता चली 20% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम से कि NaOH कितना होगा 20 ml और आपका जो सॉल्यूशन होगा वो 100 ml। अब यहाँ पे दे रखा है बीट बाई वॉल्यूम, आप इमेजिन कर सकते हो, जल्दी से बताओ। बीट बाई वॉल्यूम का मतलब ऊपर बीट किसका, सॉल्यूट का ग्राम में, नीचे नीचे बी है मतलब वॉल्यूम, नीचे वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, वो भी किसमें ml में इंटू 100। तो जैसे क्वेश्चन में आया कि 40% बीट बाई वॉल्यूम H2SO4 सॉल्यूशन दे रखा है, आप क्या समझोगे। इसका मतलब है कि 40 W ऊपर है ना ग्राम, तो 40 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन बी, नीचे है वॉल्यूम, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से अपन इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन अब यहां से लेते हैं बच्चों कुछ क्वेश्चंस। ठीक, क्वेश्चन से आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ओके, तो एक बार क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। देखो आपको मैं एक बात और बोलता हूँ